सीएम धामी ने की स्वच्छता सेवा पखवाड़े की शुरुआत। 15 ग्राम पंचायतों को किया सम्मानित। सराहनीय कार्य करने वाले 5 पर्यावरण मित्रों को भी किया सम्मानित। रुड़की के पिरान ए कलियर उर्स मेले में पहुंचे बसपा विधायक सरवंद अंसारी के गनर ने युवक से की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। राज्य की सभी भर्तियों में आंदोलनकारियों और आश्रितों को मिले आरक्षण। प्रवर समिति ने दिया सुझाव। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। आज से केदारनाथ में आपदा प्रभावितों का आमरण अनशन हुआ शुरू। भू स्वामित्व सहित कई मांगों के लिए आंदोलन जारी। पर्वतीय जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार में देर रात उपासना एक्सप्रेस की चपेट में आकर हाथी की मौत। वन विभाग में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां डोईवाला में अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान कर हौसला अफजाई करने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। कार्यक्रम में अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन सभी का फूलमालाओं से स्वागत कर कांग्रेस को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग में कमेटी का गठन होगा। कांग्रेस पार्टी में जिला परवादून की कमेटी गठित की जाएगी। जिला परवादून के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस का यह कार्यक्रम कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों में जोश भरने का काम करेगा। कांग्रेस के दिल में हमेशा आरक्षण रहा है। राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण के लिए एक शुरुआत प्रारंभ की थी। यूपीए गवर्नमेंट ने राज्यसभा में उसका विधेयक पारित भी करवा दिया था। कतिपय कारणों से उस समय वो विधेयक कानून का स्वरूप नहीं ले सका और अब हम लोगों ने हैदराबाद में भी मांग की, सभी विरोध पक्ष ने मांग की और हमें अच्छा लगा कि इन्होंने लोकतंत्र में विरोध पक्ष की आवाज़ और हमारी आधी शक्ति जो देश की है उसकी बात को सुना, उसकी भावना को सुना और आरक्षण का विधेयक ला रहे हैं। हम उसका समर्थन करेंगे। खबर सितारगंज से है, जहां श्री गणपति सेवा समिति द्वारा गणेश महोत्सव का त्यौहार मनाया गया, जिसमें सितारगंज के रामलीला भवन में गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लिया। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। गणेश उत्सव सितारगंज रामलीला भवन में 19 तारीख से 24 सितंबर तक मनाया जाएगा। 24 तारीख को मूर्ति विसर्जन की जाएगी। गणेश चतुर्थी का जो है कि इस टाइम हमारे यहाँ हर वर्ष जो है गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम मनाया जाता है। आज भी मनाया जा रहा है। सभी धर्म के, सभी जाति के और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ आज उपस्थित हैं और ये 24 तारीख को मूर्ति जो आज स्थापित की गई है, ये 24 तारीख को जो है कि विसर्जित की जाएगी। और सभी जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि चूंकि एक मौसम बदल रहा है और कार्य की शुरुआत, जो नए कार्यों की शुरुआत होती है, गणेश चतुर्थी से होती है, गणेश जी से होती है। सभी लोग इस गणेश पूजन में, जब तक ये चलेगा, सभी लोग यहाँ आए, धर्म प्रेमी जनता इसका लाभ उठाए। रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में मशहूर आध्यात्मिक और प्रेरक वक्ता जया किशोरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं और शिक्षकों समेत मौजूद तमाम लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देकर उनमें जोश भर दिया। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जयसी जैन ने जया किशोरी का यूनिवर्सिटी पहुंचने पर स्वागत किया। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा समेत छात्र छात्राओं ने जया किशोरी से अपने प्रश्न भी पूछे, जिनका उन्होंने जवाब दिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक प्रदीप बत्रा, विधायक वीरेंद्र जाति समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
एक्चुअल सक्सेस तो तभी पता चलेगा जब कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे, असली दुनिया को देखोगे, काम करोगे, तब पता चलता है। कई बार लगता है ना, जो हम कॉलेज में सबसे टॉप पर है वो बाहर जाके पता चलता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो अलग ही काम चल रहा है, अलग ही हिसाब किताब है, अभी तक तो हम ही हीरो थे। तो असली नॉलेज तो आपको तब पता चलता है जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि पहली चीज घर में घर वाले आपको बचा कर रखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला लेसन ही मैं पेरेंट्स के लिए ये देना चाहूंगी कि बच्चों को उनकी गलतियां करने दीजिए। खबर लक्सर से है, जहां डेंगू से बचाव के लिए एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा और नगर पालिका प्रशासन ने संयुक्त रूप से लक्सर के कई क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया। इसी दौरान कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के साथ फॉगिंग भी की गई। टीम ने घर घर जाकर डेंगू के लार्वा की जांच पड़ताल की। इसके बाद टीम ने तहसील परिसर में भी अभियान चलाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया। टीम द्वारा लोगों को पत्र देकर भी जागरूक किया गया। प्रशासन के साथ साथ हमारे ईओ साहब, एसडीएम साहब, हम लोग घर घर जाकर के लार्वा का सोर्स रिडक्शन कर रहे हैं और हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं साथ साथ जाकर के कि घरों में आप लोग कूलर, फ्रिज और एसी और गमले जितने भी टूटे हैं, कोई खिलौने हैं, उनको बाहर ना फेंके ताकि पानी इकट्ठा ना हो। और दिन पर दिन अब सुधार हो रहा है और इस समय हर आदमी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आप कैंप अभी हमारे हर दिन लग रहे हैं, कल भी था, आज सुल्तानपुर में भी हमारा कैंप लग रहा है। हमारा हो गया है और तहसील परिसर के आसपास में जो कॉलोनी वगैरह है वहाँ पे हम लोग ड्राइव भी कर रहे थे और हमने वहाँ पे प्रचार प्रसार भी किया और लोगों के घरों में भी जाके हमने देखा। लोग अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि अभी जितने भी हमने मकान देखे हैं कूलरों में पानी नहीं है और जहाँ पानी हमको मिला है वहाँ साफ पानी है, छतों में कहीं कोई पानी नहीं है। और केस की अगर बात करें हम, 28 केस हमारे एक सप्ताह पहले रिपोर्टेड थे और एक सप्ताह बाद हमारे 4 केस मात्र और बढ़े हैं। 32 केस हमारे पास आज रिपोर्टेड है आज की डेट में। तो मेरे ख्याल से अब डेंगू पे थोड़ा थोड़ा जब से हमने ड्राइव शुरू की है और लोग भी अवेयर हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कमी आई है। हरिद्वार में ट्रेन की चपेट में आकर एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा वन प्रभाग हरिद्वार रेंज में सीतापुर फाटक के पास हुआ, जब देर रात एक नर हाथी उपासना एक्सप्रेस की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच गया था और वन कर्मी उन्हें जंगलों की ओर खदेड़ रहे थे। इसी दौरान 3 में से एक हाथी रेलवे लाइन की तरफ चला गया और ट्रेन की चपेट में आ गया। हाथी की मौत की खबर सुनते ही वन महकमे में हड़कंप मच गया और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेंजर दिनेश नौडियाल का कहना है कि नर हाथी ट्रेन की चपेट में आकर मौत हुई है। 3 डॉक्टरों का पैनल रेस्क्यू सेंटर में मृत हाथी का पोस्टमार्टम करेगा। हाथी की उम्र कितनी है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। धामी सरकार काश्तकारों को राहत देने के लिए इस बार अतिरिक्त धान खरीद केंद्र खोलेगी। धान खरीद केंद्रों के जरिए 8.30 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस संबंध में विधानसभा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने धान खरीद सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि धान खरीद के संबंध में किसानों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। खरीद के 72 घंटे भीतर हर हॉल में ऑनलाइन भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से धान खरीद सत्र शुरू होगा, जो 31 दिसंबर को खत्म होगा। देखिए, आज खरीफ फसल की बैठक ली गई है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा हमें लगभग 8.96 LMT 2022-23 का हमारे पास में लक्ष्य दिया गया है और जिसमें हमें यह लक्ष्य को 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक में इस 8.96 LMT लक्ष्य को पूर्ण करना है। साथ ही अब की बार भारत सरकार ने चावल की खरीद पे जो MSP तय करी है, आज की इस बैठक में
सभी हमारे जो क्रय केंद्र, चाहे वो कोऑपरेटिव के हों, चाहे वो कचाड़ती चावल खरीदते हो, चाहे वो एनसीसीएफ वाले हों, चाहे यूसीसीएफ वाले हों, सभी को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई किसी भी प्रकार से किसानों को उनकी चावल खरीद के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 72 घंटे में जो उनका भुगतान होना है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबलों के वेतन निर्धारण के मामले में राज्य सरकार द्वारा उनका वेतन निर्धारण करने के बाद की गई कटौती को चुनौती देती सरकार की कई विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार द्वारा अपील देर में दायर करने के आधार पर खारिज कर दी। बता दें कि हेड कांस्टेबल जगत राम भट्ट और अन्य ने उच्च न्यायालय में 2018 में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति हेड कांस्टेबल के पद पर हुई थी, जिसके बाद उन्हें पदोन्नति न देकर उन्हें प्रमोशन पे स्केल दिया गया। छठा वेतनमान लागू होने तक उन्हें सब इंस्पेक्टर का वेतनमान दिया गया। छठे वेतनमान में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 2008 में शासनादेश जारी कर उनसे विकल्प मांगा कि वे उच्च वेतनमान लेना चाहते हैं या शासनादेश के अनुसार वेतन लेना चाहते हैं। सर्विस के मामलों में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में हाईकोर्ट एक्ट के मुताबिक अपील दायर करने का समय 30 दिन है। इसमें कुछ लोग हेड कांस्टेबल में भर्ती हुए थे और उसके बाद उनको प्रमोशन ना दिया जाकर उनको प्रमोशनल पे स्केल दिया गया। उसके बाद उनको सब इंस्पेक्टर का पे स्केल दिया गया। जब ये 6 पे कमीशन लागू हुआ तो उससे पहले वो सब इंस्पेक्टर का पे स्केल पा रहे थे। 2008 में जो जियो जारी हुआ उसमें विसंगतियाँ दूर करने के लिए 6 पे कमीशन की, उसके लिए उसमें जियो जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो हायर पे स्केल पे जा रहे हैं आप वहाँ से पे स्केल फिक्स करना चाहते हैं या जियो के हिसाब से पे स्केल करना चाहते हैं, उसके लिए विकल्प मांगे थे। हमने विद इन टाइम उसमें विकल्प दे दिए। विकल्प देने के बाद उन्होंने हमारा पे स्केल 10,230, 4200, 14,430 कर दिया। लेकिन फिर बिना किसी कारण बताए, बिना हमें अपॉर्चुनिटी दिए, उसको वापस करके उन्होंने 9300 का पे स्केल कर दिया। खबर रुड़की से है। रुड़की के बेरला प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं के साथ मृतक युवक के परिजन नगर निगम चौक के पास धरने पर बैठे और मांगे पूरी न होने तक धरना समाप्त न करने की चेतावनी दी। बता दें कि जून माह में बेलड़ा गांव में दलित समाज के एक व्यक्ति की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया था, जिसमें परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद एक बड़ा बवाल हो गया था, जिसमें काफी लोगों को चोटें आई थी और बहुत लोगों को जेल भेज दिया गया था। इस प्रकरण में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी। वहीं धरने पर बैठे मृतक के पीड़ित परिजनों का कहना है कि अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए यह धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती और जो 12 सूत्रीय मांगी गई हैं उसको पूरा नहीं किया जाता। जी मुझे धरने पे आज इसलिए बैठना पड़ेगा। 3-3.5 महीने हो चुके हैं इस प्रकरण को। अब तक भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं तो मेरे पति को जो उन्होंने 12 सूरतों की मांग की थी वो भी अब तक पूरी नहीं हुई है। और रही नौकरी की बात, नौकरी में भी पीआरडी की नौकरी दी है इन्होंने, तो उसमें भी मैं उसमें करना नहीं चाहती क्योंकि उसमें से अभी 1600 आदमी कर्मचारी निकाले गए हैं और उसमें मुझे मतलब मैं तो कर नहीं सकती। उसमें मुझे तो एक स्थायी नौकरी चाहिए जिससे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ। अभी तक तो कोई भी 12 सूरतों की मांग तो अब तक पूरी हुई ही नहीं है। अभी तक अगर हमें 12 सूरतों की मांग पूरी होती तो आज हम धरने पे थोड़ी ना बैठते हैं यहाँ पर। हमें जब हमारी 12 सूरतों की मांग नहीं पूरी हुई, जब यहाँ आज परेशान हो के अब जाके हम धरने पे बैठे हुए हैं। इसमें कुछ लोग हेड कांस्टेबल में भर्ती हुए थे और उसके बाद उनको प्रमोशन ना दिया जाकर उनको प्रमोशनल पे स्केल दिया गया। उसके बाद उनको सब इंस्पेक्टर का पे स्केल दिया गया। जब ये 6 पे कमीशन लागू हुआ तो उससे पहले वो सब इंस्पेक्टर का पे स्केल पा रहे थे। 2008 में जो जियो जारी हुआ उसमें विसंगतियाँ दूर करने के लिए 6 पे कमीशन की, उसके लिए उसमें जियो जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जो हायर पे स्केल पे जा रहे हैं आप वहाँ से पे स्केल फिक्स करना चाहते हैं या जियो के हिसाब से पे स्केल करना चाहते हैं, उसके लिए विकल्प मांगे थे। हमने विद इन टाइम उसमें विकल्प दे दिए। विकल्प देने के बाद उन्होंने हमारा पे स्केल 10,230, 4200, 14,430 कर दिया। लेकिन फिर बिना किसी कारण बताए, बिना हमें अपॉर्चुनिटी दिए, उसको वापस करके उन्होंने 9300 का पे स्केल कर दिया। उस ऑर्डर को हमने यहाँ चैलेंज किया था। ऑनरेबल जस्टिस राजीव शर्मा जी ने 2018 में हमको सुनने के पश्चात ये पाया कि उनको ये पे स्केल रिड्यूस करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई थी।
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 14 सितंबर को दिन दहाड़े तलवार से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को घटना में इस्तेमाल की गई तलवार भी बरामद की। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मामले का खुलासा एसपी सिटी मनोज कात्याल ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय में किया, जिसके बाद पीड़ित विकास सिंह चौधरी निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश की तहरीर के आधार पर तत्काल पुलिस के द्वारा रिजवान अहमद उर्फ रिजवी, एजाज अहमद और रवि चौहान के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने के साथ ही 3 से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया था। कोतवाली पुलिस द्वारा खेड़ा कॉलोनी में संतोषी माता मंदिर के पास से एक आरोपी रिजवान अहमद उर्फ रिजवी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी से घटना में इस्तेमाल की गई तलवार भी बरामद की गई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के और पुलिस मुख्यालय से लगातार हम लोग को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसी दिशा में एक घटना जो कि हुई थी दिनांक 14 सितंबर को, उसकी सूचना हमें 15 तारीख को प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक अन्य व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया और खुले में तलवार लहराई गई। तो इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए हमने स्वीकार किया और इस घटना में तत्काल गंभीर धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया और इसमें 72 घंटे के भीतर हमने जो मुख्य अभियुक्त है, जो कि बहुत ही शातिर किस्म का है, उस पर पूर्व पे भी लड़ाई झगड़े के काफ़ी मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, उसको हमने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इसमें CCTV फुटेज और मैनुअल जो इंटेलिजेंस है उसकी सहायता से उसे गिरफ्तार किया। रुक करेंगे खबरों का और बात करेंगे देहरादून की, जहां देहरादून जिले में नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह को तमाम संगठन शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। इसी के तहत उनके कार्यालय से दून बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और कुछ संगठन के लोग भी मिले। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा और सचिव राजवीर सिंह बिष्ट अपनी कार्यकारिणी संग एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। वकीलों ने पुलिस से बेहतर सहयोग मिलने की अपील की। इसके अलावा रिटायर PPS पेंशनर्स एसोसिएशन, दून उद्योग व्यापार मंडल और दून वैली व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी एसएसपी से शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी। रामनगर स्थित राजकीय महाविद्यालय महिला प्रोफेसर 2 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। महिला प्रोफेसर के लापता होने के बाद से ही परिजन और पुलिस उनकी लगातार खोजबीन कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। इस मामले में रामनगर कोतवाली पुलिस में लापता महिला प्रोफेसर को काशीपुर क्षेत्र से सकुशल बरामद कर महिला प्रोफेसर से पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि 2 सितंबर की सुबह महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा पुनेठा अपने घर से कॉलेज ड्यूटी के लिए निकली, लेकिन कॉलेज नहीं पहुंची। कॉलेज न पहुंचने पर कॉलेज प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी उनके परिजनों को दे दी गई। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि महिला प्रोफेसर से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला प्रोफेसर की बरामदगी के बाद उनके परिजनों ने रामनगर पुलिस की प्रशंसा की। पाँच सात दिन से एक कल दोनों बच्चे आए थे, परसों रक्षाबंधन को। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। कांग्रेस ने बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम भी रखा है। कांग्रेस का कहना है कि जब से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, तब से बेरोजगारी अपने चरम पर है। वहीं सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं राज्य सरकार का दावा है कि उसने पिछले 1.5 साल में सबसे अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। बीजेपी का दावा है कि धामी सरकार ने पिछले 1.5 साल में रिकॉर्ड 7,000 से अधिक बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी। इसके अलावा 13,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पाइपलाइन में है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस दावे को सफेद झूठ करार दिया।
कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा पार्टियां सियासी गुड़ाभाग में जुट गई हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है तो विपक्ष सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी में जुटा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत जारी है। विपक्ष लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। कांग्रेस ने बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का भी कार्यक्रम रखा है। कांग्रेस का कहना है कि जब से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आई है तब से बेरोजगारी अपने चरम पर है। कांग्रेस ने इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। वहीं अब मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 21 सितंबर को कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। देखिए 21 तारीख को महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही है और उसमें जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, जो प्रदेश में आज एक डेंगू महामारी की तरह फैल रहा है, उसके खिलाफ है। अंकिता भंडारी की हत्या को 1 साल हो चुका है, उसको, उस बच्ची को, हमारे पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिला, उसके खिलाफ है। मणिपुर में जो हुआ, उत्तराखंड में जो रेप केसेस पिछले 1 साल में बढ़े हैं, उसके खिलाफ है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दों को लेके हम मुख्यमंत्री आवास महिला कांग्रेस करने जा रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि उसने पिछले 1.5 साल में सबसे अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। बीजेपी का दावा है कि धामी सरकार ने पिछले 1.5 साल में रिकॉर्ड 7,000 से अधिक बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी है और पिछले 23 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी नहीं दी है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री धामी ने सरकारी नौकरी ही नहीं दी बल्कि परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए ठोस नकल विरोधी कानून भी बनाया है। पूर्व में हुई दर्जन भर परीक्षाओं में बरती गई धांधली का भी खुलासा किया और धांधली में शामिल 70 से अधिक लोगों, सरकारी कर्मचारियों को जेल में डाला है। ये उत्तराखंड के 23 सालों के इतिहास में एक रिकॉर्ड है और वही कांग्रेस ने सरकार के इस दावों को सफेद झूठ करार दिया है। सरकार निश्चित रूप से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में युवाओं को सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर किस तरह से रोजगार का सृजन किया जाए उसके लगातार काम कर रही है और हजारों की संख्या में नौजवानों को नौकरी दी जा रही है। कड़ाई से देश के अंदर नकल विरोधी कानून लागू किया गया। जो कांग्रेस के ज़माने से एक गलत संस्कृति यहाँ पनप गई थी नकल की, उसको समाप्त करने का काम किया। कांग्रेस के पास कुछ काम नहीं है, उनके सारे नेता नकारात्मक भूमिका में आ चुके हैं। उन्हें केवल अनर्गल पर लाभ करने के अलावा उनका कुछ काम नहीं है, इसलिए ये उनका मिथ्या आरोप है कि कुछ नहीं हो रहा है। सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार मिले। बिल्कुल सफेद झूठ है, पूरी बकवास है। 7,000 नियुक्तियां कहाँ की हैं? एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 24,000, दूसरे ने की थी 21,000 और इन्होंने 22,000 की थी, अब 7,000 में आए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने 7,000 नियुक्तियां की हैं, अच्छी बात है। अगर की हैं तो बता दीजिए ना, विभागवार कितनी नियुक्तियां हुई। पटवारी भर्ती घोटाला आयोग में फंस गया और जेईई के पेपर लीक हो गए आपके। अधीनस्थ चयन आयोग में हाकिम सिंह ने कब्जा कर लिया। बंद दरोगा वाली भर्ती चौपट हो गई। तो कहाँ आपने रोजगार दिया, ये तो बता दें। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार को बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार सबसे ज्यादा रोजगार देने का दावा कर रही है। देखना होगा राज्य में बेरोजगारी पर मचा घमासान शांत होगा, क्या विपक्ष की घेराबंदी सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।